Hello students, my name is Khyati Jubanputra and I am biology faculty from Motion मुजफ्फरपुर सेंटर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आती है कि याद नहीं होता है मैम, समझ नहीं आता है, बट मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को बहुत ही आराम से समझाऊंगी जिससे कि आपको हमेशा इसको दिमाग में याद रहेगा, है ना। तो हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे का मतलब क्या हुआ? एम्बेडेड मेयर ऑफ पारनास पाथवे, राइट। सो ग्लाइकोलाइसिस हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप रिएक्शंस है, यानी कि बहुत बड़ी रिएक्शन है ना। 10 स्टेप प्रोसेस है, बट 10 स्टेप प्रोसेस को हम 3 इवेंट्स में समझेंगे और इन्हीं 3 इवेंट्स में हमें ये पूरी तरह से याद हो जाएगी, राइट। तो ये एक एडिशनल ट्रिक है मेरी तरफ से, जिससे कि आप ग्लाइकोलाइसिस को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो और याद भी रख सकते हो, राइट। तो पहला हम देखेंगे कि पहला इवेंट जो है वो गिविंग एनर्जी टू द सबस्ट्रेट टू मेक इट अनस्टेबल, यानी कि हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी दे देंगे जिससे कि वो अनस्टेबल हो जाए और टूटने को तैयार हो जाए, राइट। दूसरा जो इवेंट है वो क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, राइट। तो दूसरा जो इवेंट है हम इसमें ये समझते हैं कि हम हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन आयंस के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। तो हमें एक्चुअली में ऑक्सीडेशन ही करना था ग्लूकोज का, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोजन आयंस के रिमूवल के साथ देखा जाएगा, राइट। अब तीसरा है गेन ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो गेन ऑफ एनर्जी के लिए है। एनर्जी गिविंग जो है वो प्रोसेस है, एनर्जी गिविंग प्रोसेस है। तो एनर्जी गिविंग प्रोसेस होने की वजह से हम ये जानते हैं कि ये एनर्जी तो देगा ही देगा। तो यहाँ पर तो हमने एनर्जी लगा दी है, तो बेटा चिंता मत करो, यहाँ पर एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे इन 3 इवेंट्स को हम इन 10 स्टेप प्रोसेसेस में लगा करके पूरी ग्लाइकोलाइसिस समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला अगर हम देखें ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को हमें एटीपी देना था, यानी कि हमने एनर्जी दी और हमने ग्लूकोज को कहा कि अब टूट जा, है ना, एनर्जी तेरे को दे दी, अब टूट ले। तो अब जब हम ग्लूकोज को कहते हैं कि टूट लो, है ना, तो एनर्जी हमने दी, उसको बना दिया हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब बोला कि टूट जाओ, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कहा कि अभी मैं इतना अनस्टेबल नहीं हुआ हूँ कि आप मुझे टूटने के लिए कह दो, है ना। तो उसने ये कहा कि आप मुझे मेरे एक आइसोमर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और वो जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है तो वो आराम से टूट जाएगा। तो हमने क्या किया? ग्लूकोज को क्या कर दिया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को जब हमने कहा कि टूट जाओ भाई, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने कहा कि ये गलत बात है, आपने तो ग्लूकोज को एनर्जी दी जिससे कि वो अनस्टेबल हो जाए और टूट जाए, और अब मेरे को बिना एनर्जी के टूटने की बात कर रहे हो। तो हमने कहा चलो तू भी एनर्जी ले ले, एनर्जी तुम लोगे तो टूटोगे, तो हम सारी जितनी एनर्जी तुम्हें दी है उतनी हम क्या कर लेंगे? हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एटीपी दिया, और एटीपी देने के बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर एटीपी था, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर है एडीपी, यानी कि एक फॉस्फेट आया और एक फॉस्फेट लग गया कहाँ पर? फ्रुक्टोज के 1 कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर जाकर के लग गया, इसीलिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, राइट। तो अब जब हमने कहा कि अब तो तू अनस्टेबल हो चुका है तो अब जाकर के टूट जाओ, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने कहा ठीक है मैं टूट जाता हूं। अब वो टूट गया किस में? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, यानी कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो टूट गया 3-PGAL और डैप में। 3-PGAL का फुल फॉर्म जो है वो है 3-फॉस्फो
ग्लिसरल्डिहाइड, है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और ये जो ढैप है इसका फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। तो ये दो कंपाउंड्स बनकर के तैयार हो गए किसके टूटने पर, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के टूटने पर, है ना। तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यानी कि इन 3 स्टेप रिएक्शंस में हमने देखा कि हमारा फर्स्ट इवेंट जो है वो कवर हो गया, यानी कि गिविंग एनर्जी टू द सबस्ट्रेट टू मेक इट अनस्टेबल एंड ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पर हमने 3 कार्बन कंपाउंड के 2 कंपाउंड्स बना करके तैयार कर लिए, ठीक है, यानी कि 3PgAl और ढैप, राइट। तो अब जो है ये 3PgAl, इसको अभी ढैप को हम रहने देते हैं, ठीक है। अब DHAP जब रहने दिया है हमने, तो 3PgAl को हम देखेंगे कि हमें अब सेकेंड इवेंट पर ध्यान देना है, यानी कि जो है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि ये 3PgAl को जब हम कन्वर्ट करेंगे 1,3-bis-PgA में, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि अल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड। और एल्डिहाइड जब एसिड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा, और यहाँ पर NAD यानी कि NAD कोएंजाइम है, और NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, ठीक है। तो NADH2 में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन कहाँ से आया बेटा, एल्डिहाइड से आया, और ये PgAl 3PgAl जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 1,3-bis-PgA में, किसमें कन्वर्ट हो गया, 1,3-bis-PgA में। अब यहाँ पर एक चीज और होगी बेटा कि यहाँ पर एक क्या ऐड होगा, यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड होगा, क्या ऐड होगा, फॉस्फेट ऐड होगा। और ये ध्यान में रखें कि ये फॉस्फेट जो है वो H3PO4 के फॉर्म में ऐड होगा, है ना। एक जगह पर जब हम देखेंगे कि यहाँ पर H2O का रिमूवल है, इस जगह पर जब H2O का रिमूवल है, तो ये चीज मुझे बतानी बहुत जरूरी थी कि H2O का रिमूवल क्यों होता है बेटा। H2O का रिमूवल जो है ना, हम यहाँ पर कंपनसेट नहीं कर पाते, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये H3PO4 जब आता है तो यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा फर्स्ट कार्बन पे, और उसके बाद ये H3PO4 का H2O जो है वो 9th वाले रिएक्शन में निकल जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दी, राइट। सो ये चीज हो गई यहाँ पर कि 1,3-bis-PgA बन गया, यानी कि 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। अब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे 3PgA में, है ना। तो हमारा ये सेकेंड रिएक्शन जो था, सेकेंड इवेंट जो था हमारा ऑक्सीडेशन का, वो भी कवर हो चुका है। अब लास्टली जो ATP हमने लगाया है उससे कई ज़्यादा ATP हमें रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए उतना ATP, तो उस ATP को लाने के लिए अब बाकी की रिएक्शंस हमें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो यहाँ पर हमने 1,3-bis-PgA जब देखा तो 1,3-bis-PgA से हमने 3PgA बनाया, और 3PgA जब बनाए यानी कि एक फॉस्फेट का रिलीज हुआ है। अब एक फॉस्फेट का जो रिलीज हुआ है बेटा वो कहाँ जाएगा, हमें पता है कि ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ADP जब ATP में कन्वर्ट हो गया तो इस जो प्रोसेस है यहाँ पर ADP से ATP का कन्वर्जन, यानी कि अगर कोई सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, है ना, और उसमें ATP का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि अगर हम ETS का यूज नहीं कर रहे हैं टू फॉर्म ATP, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा वो, ठीक है। मतलब कि हम जब सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में और डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इसमें बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज किए हुए, तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया और यहाँ पर एक ATP बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3PgA बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक कंपाउंड बनाएंगे जो 3PgA से 2PgA में कन्वर्ट होगा, यानी कि 3 कार्बन पर जो फॉस्फेट लगा था वो हम 2 कार्बन पर शिफ्ट कर देंगे, है ना। और इस म्यूटेशन के लिए हम म्यूटेज का इस्तेमाल करेंगे। म्यूटेज एक एंजाइम है, तो म्यूटेज एंजाइम का यूज करते हुए हमने 3PgA से 2PgA का कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। अब 2PgA जब बन गया बेटा,
अब क्या होगा, यहाँ पर इनोलेज की मदद से ये 2PGA कन्वर्ट हो जाएगा PEP में। और PEP का फुल फॉर्म क्या है बेटा, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, तो इसमें अभी तक फॉस्फेट प्रेजेंट है ना, और हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है बेटा, पाइरुवेट, है ना, या पाइरुविक एसिड जिसको हम कहते हैं। तो PEP से जब हम कन्वर्ट करेंगे पाइरुविक एसिड में, तो उसमें फॉस्फेट तो निकालना जरूरी है, और फॉस्फेट कैसे निकलेगा, ATP का रिमूवल से, है ना, ATP बनने से। तो ATP जब हम बना लेंगे, ADP से ATP जब बनेगा तो फॉस्फेट इसमें से हट जाएगा और बनेगा क्या, पाइरुविक एसिड, राइट। तो पाइरुविक एसिड बन गया। अब ये देखो कि यहाँ पर DHAP जो बना था, है ना, DHAP जो है ये किसका आइसोमर है, PGAL का, 3PGAL का आइसोमर है। तो अब 3PGAL का DHAP आइसोमर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अब जब ये 3PGL में बन जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL बना। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGL बना है तो यहाँ पर 2NADH2 जो है वो 2NAD जो है वो 2NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पर एक ATP बन रहा था अब वो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सब के मॉलिक्यूल्स 2-2 बनने शुरू हो जाएंगे, और लास्टली हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, पाइरुविक एसिड के, है ना। और हमने ATP कितने कवर किए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, तो ये 4 ATP हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ATP का हमने खर्च किया और यहाँ पर 4 ATP हमने बना लिए। अब 4 ATP जब बन गए हैं तो हमारा नेट गेन क्या हुआ बेटा, 2 ATP का, राइट। तो इस तरह से इन 3 इवेंट्स के मदद से हमने पूरी ग्लाइकोलाइसिस को समझ लिया। अब ये समझो कि हम पाइरुविक एसिड बना रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और हम इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन थे, ग्लूकोज में हाइड्रोजन थे 12, और यहाँ पर हम कवर कर पाए हैं सिर्फ 8, यानी कि हाइड्रोजन का कंप्लीट रिमूवल नहीं है, सारे हाइड्रोजन आयंस का रिमूवल कंप्लीटली नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस का, और ये रहा मेरा एडिशनल ट्रिक कि हम इस ग्लाइकोलाइसिस को 3 स्टेप्स में या 3 इवेंट्स में समझते हैं, है ना, जिससे कि हमारी पूरी ग्लाइकोलाइसिस आसान हो जाती है। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा ग्लाइकोलाइसिस को समझने में और ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप और जुड़े रहिए मोशन के साथ। थैंक यू।